प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आजादी के 77 साल बाद जब देश में अमृत काल चल रहा हो, चारों तरफ हरियाली हो, तो वाकई थोड़ा सा अजीब लगेगा। और ये विडंबना भी है कि आजादी के अमृत काल में हम गरीबी पर बात करने बैठे या हम गरीब पर बात करने बैठे। और इसलिए बात करने बैठे क्योंकि 2024 में सबसे बड़े चुनाव का मुद्दा गरीब बनता हुआ दिखे तो वाकई ये विडंबना नजर आती है। क्योंकि इस देश का सबसे पहला चुनाव जब लड़ा गया 1952 में गरीब के नाम पर लड़ा गया, और 1971 आते आते तो इंदिरा गांधी ने नारा दे दिया गरीबी हटाओ। और फिर उसके बाद 2014 का चुनाव, बल्कि 14 से पहले मैं 2013 का और जिक्र कर दूं, 71 में कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ। उसके बावजूद देश को फूड सिक्योरिटी कानून, फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलने में इतने बरस लग गए कि 2013 में कांग्रेस को याद आई कि फूड सिक्योरिटी कानून जरूरी है ताकि इस देश का गरीब भूखा न सोए। और उसके बाद आया 2014 जब बीजेपी ने कहा कि बहुत हुई गरीबी की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद भी अब 10 साल जब बीत चुके हैं तब मैं आपके सामने बैठकर ये कह रही हूं कि फिर 2024 के चुनाव में गरीब एक साक्षात मूर्ति की तरह आकर फिर खड़ा हो गया है। चुनावी रैलियों में गरीबों का जिक्र होने लगा है, गरीबों की कौन सी पार्टी कितनी हिमायती है, किसने क्या कर दिया, सारी चीजें ताल ठोक कर बताई जाने लगी हैं। और आज ये मुद्दा क्यों? क्योंकि बस्तर में थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, और एक बार फिर गरीबी की बात उठी, गरीब की बात उठी, बहुत सारे दावे हुए और बहुत सारे वादों का जिक्र हुआ। और प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि पूरा देश कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि मैं देश के हर गरीब के साथ खड़ा हूं, गरीब को हमने हक दिया है और सरकार की इन कोशिशों का नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। ये फिर ताल ठोकी उस रिपोर्ट की जो इसी साल के शुरुआत में जनवरी महीने में नीति आयोग ने पब्लिश की थी, जिसके मुताबिक पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल से बाहर आ गए। अब इसका भी पूरा सच आपके सामने रखने वाली हूं, लेकिन फिलहाल दावों का, वायदों का जिक्र कर दूं जिनके चारों तरफ गरीब 75 बल्कि 77 बरस से चकर घिन्नी की तरह नाच रहा है। और वादा यह भी है कि देश का बेटा मोदी गरीब का सेवक है, मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। और इसी से आता है वो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को राशन देने का भी वादा। कल जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में थे, रामपुर में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और ये कहा कि भारत में 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज मुफ्त में हम दे रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं। और मैंने जेपी नड्डा के बयान का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां से 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो वहां याद दिलाना भी निहायत जरूरी हो जाता है कि गरीबों के नाम पर क्या हुआ। अब विपक्ष की सुन लीजिए, यह तो सत्ता पक्ष का दावा हुआ, लेकिन सोनिया गांधी ने ताल ठोकी और हुंकार ये भरी कि हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मोदी सरकार ने जो किया आपके सामने है, सब हताश है, सब निराश है, लेकिन नई उम्मीद 2024 में जन्म लेगी। लेकिन मैं इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से इतर कुछ सच्चाइयां आज आपके सामने रखूंगी। सबसे पहली सच्चाई तो नीति आयोग की वो रिपोर्ट जो अभी जनवरी महीने में पब्लिश हुई, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि। क्या कहती है वो रिपोर्ट? नीति आयोग ने यह कहा कि साल 2005 से 6 के बीच देश में 55.34% गरीब थे। 13 और 14 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली उस समय 29.17% लोग गरीब थे।
और आज की तारीख में एक साल पहले यानी कि 2022 से 23 के बीच गरीब रह गए 11.28%, यानी कि 9 साल में लगभग 18% का फर्क आया। 18% गरीब घट गए, 17.89% टू बी मोर प्रिसाइज। और गरीब रह गए इस गणना के हिसाब से, इस गणित के हिसाब से 140 करोड़ का 11.28% अगर मैं जोड़ूं तो यह हो जाता है 15 करोड़। तो इस देश में आज की तारीख में गरीब हुए 15 करोड़। अब बड़ा विचित्र संयोग भी है कि अगर 15 करोड़ गरीब हैं तो फिर हम 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज, गेहूं और चावल क्यों दे रहे हैं? और फिर दत्तात्रेय होसबोले, आरएसएस के नंबर 2 पोजीशन होल्डर, वो ये क्यों कह रहे हैं कि देश में 43 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो 375 रुपए से भी कम कमाते हैं? इस सवाल को थोड़ा सा एक तरफ रखती हूं 2 सेकंड के लिए। तो ये जो आंकड़ों की तरकीब है, इसमें ये समझ लीजिए कि ये गरीब जो घटे और घटकर रह गए मात्र 15 करोड़, ये कहां से घटे। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़, सबसे बड़ा सूबा, और ये बताया गया बाकायदा। बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.3 करोड़, राजस्थान में 1.87 करोड़, महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ और गुजरात में 89 लाख। और ये टोटल आंकड़ा मिलाकर बैठता है लगभग 14 करोड़ का। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट, जिस पर सरकार ताल ठोकती है, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में शुमार करती है, भले ही बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी हो, लेकिन अब मैं बताती हूं इन आंकड़ों के पीछे की बाजीगरी, जो थोड़ा दिलचस्प लगेगा आपको। क्योंकि ये जो नीति आयोग ने रिपोर्ट रखी, इसमें एक एमपीआई का इस्तेमाल हुआ, यानी कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई का इस्तेमाल हुआ, जिसमें 12 इंडिकेटर हैं। हालांकि पूरे दुनिया में 10 इंडिकेटर हुआ करते हैं, लेकिन हमने उसमें 2 और इंडिकेटर जोड़कर उसको 12 इंडिकेटर्स का पैमाना बना दिया। उस हिसाब से नीति आयोग ने तय कर लिया, जिसमें सबसे बड़ा जो सूचकांक है वो हेल्थ का है, यानी कि स्वास्थ्य का, और दूसरा बड़ा सूचकांक एजुकेशन का है, यानी कि शिक्षा का। इस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जो कांग्रेस सवाल उठा रही है वो कितना जायज है। कांग्रेस ने कहा भाई नीति आयोग ने जो आंकड़े रख दिए उस पर ना विश्व बैंक ने कुछ कहा, ना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने तस्दीक की इस आंकड़े की। तो आंकड़ा जो रखा गया, जिसके आधार पर चुनावों में ताल ठोकी जा रही है, वो कितना सच और कितना झूठ, हकीकत की तस्वीर अब देखिए। दरअसल गरीबी नापने के लिए हमेशा एक पैमाने का इस्तेमाल हुआ इस देश में, और वो ये कि कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति कितना कमाता है और उसके तुलना में कितना खर्च करता है। यानी कि कमाई का डेटा और खर्च का डेटा हमेशा इस्तेमाल हुआ। और आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो कौन कितना गरीब है ये पता लगाने के लिए कमाई कितनी और खर्च कितना किया उसने, इसका आकलन हुआ हमेशा। लेकिन साल 2014 से 2022 तक, यानी कि 8 साल, ये सर्वे जो होना था ये हुआ ही नहीं। उपभोग व्यय सर्वेक्षण 8 साल ये सर्वे नहीं हुआ, तो फिर किस गणित के हिसाब से और किस डेटा के हिसाब से नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी? एक और बात बता देती हूं। एमपीआई में जो 2 बड़े इंडिकेटर्स जिनका मैंने जिक्र किया, एक हेल्थ का इंडिकेटर है, एक एजुकेशन का इंडिकेटर है। और मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे कि जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा मार पड़ी लोगों के हेल्थ पर और लोगों की एजुकेशन पर। बच्चे स्कूल नहीं गए 2-2 साल, और लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा संकट था यह बताने की मुझे जरूरत नहीं। तो 2020 और 21 में जो 2 सूचकांक इंडेक्स बुरी तरह तबाह हो गए और उसके बाद जो स्थितियां बनी बड़ी भयावह, बड़ी भयानक बनी, वो डेटा इस्तेमाल नहीं किया गया और पुराना डेटा उठा लिया गया जो 5th
यानी कि 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, उसका पुराना डेटा इस्तेमाल किया गया हेल्थ के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी, और इसी आधार पर नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट सामने रख दी। अब सवाल यह है कि ये आंकड़ों की बाजीगरी पहली बार हो रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए अगर, तो पहला सवाल तो यही कि 81 करोड़ 35 लाख को खाना देने की, भोजन देने की, अन्न देने की जरूरत क्या? ये सवाल बनता है। और सवाल और भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन चुनावी खेल हमेशा हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जब ये नीति आयोग की रिपोर्ट रखी गई, उसके ठीक 1 महीने बाद नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुब्रमण्यम साहब सामने आए, और सुब्रमण्यम साहब ने एक और बड़ा मजेदार आंकड़ा सामने रखा। कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, जो 8 साल से सर्वे नहीं हुआ, उसका आंकड़ा सामने रखा सुब्रमण्यम साहब ने, और यह कहा कि अगर तेंदुलकर कमेटी की सिफारिशों को, रिपोर्ट को मान ले, तो अब गरीब बचे हैं सिर्फ 5%। सिर्फ 5% गरीब बने। अब ये तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के जमाने में आई थी, और वो रिपोर्ट क्या कहती है, बड़ा हंसेंगे आप उसे सुनकर। कौन है इस देश में गरीब? वो रिपोर्ट ये कहती थी कि गांव में 27 रुपए से कम और शहरों में 33 रुपए से कम, 33 रुपए से कम खर्च करने वाला ही गरीब है। अगर 33 रुपए शहरों में रहने वाले व्यक्ति ने और 27 रुपए गांव में रहने वाले किसी शख्स ने खर्च कर दिए, तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। इसके आधार पर नीति आयोग के सीईओ ये कह रहे हैं कि 5% गरीब बचे। तो गरीबों के नाम पर चुनावी मजाक कांग्रेस में भी हुआ और अब भी हो रहा है, और बड़ी अबूझ पहेली है कि गरीब हैं कितने। भले ही दत्तात्रेय हुस बोले, संघ के नंबर 2 ये कह रहे हो कि 43 करोड़ तो ऐसे हैं जो 375 रुपए से भी कम कमाते हैं। और आरबीआई, इस देश का सबसे बड़ा बैंक है, वो कहता है कि 50 सालों में, यानी कि देश के इतिहास के जो आगे के 50 साल हैं, उनमें इस वक्त आम आदमी की नेट हाउस होल्ड सेविंग सबसे कम है, लोएस्ट। तो अगर गरीब घट गए तो जेब में पैसा क्यों नहीं है उनकी? अगर गरीबी खत्म हो गई 25 करोड़ लोगों की, तो जेब में पैसा होना चाहिए था, वो पैसा नहीं। चलिए, लेकिन चुनावी मौसम है, चुनावी बयार है, और बहुत सारी आंकड़ों की तरकीब है, समझने की, खंगालने की, पड़ताल की कोशिश करेंगे। 2 बयान सुन लीजिए, फिर बढ़ूंगी आगे। गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके सामने रखती हूं। चुनाव से पहले घटे गरीब या सिर्फ आंकड़ों की है तरकीब? और दूसरा सवाल जो मैं आज पूछ रही हूं वो ये कि गरीब करेंगे बेड़ा पार या गरीबी पर आर पार? और अपने पैनल का परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ विश्वास पाठक जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। चरण सिंह सप्रा मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुनील साजन उसी सूबे से हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ हैं जो शायद ये आंकड़ों की बाजीगरी
तरकीब ज्यादा बेहतर, ज्यादा मुफीद तरीके से हमें समझाएं। मेरे साथ विजय सरदाना है, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, और एक और खास मेहमान मेरे साथ संतोष मेहरोत्रा भी हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा बेहद शानदार अर्थशास्त्री, बड़ी गहरी बारीक समझ रखने वाले, और मेरे साथ राजनीति के जो पेचो खम है वो समझाने के लिए विजय त्रिवेदी स्टूडियो में मौजूद हैं। इस पर राजनीति होती है क्या, गरीबी पर, यह समझाने के लिए। शुरुआत विश्वास जी आपसे कर रही हूं, गरीब घटे हैं या सिर्फ ये आंकड़ों की बाजीगरी है जिसे अपने पक्ष में आप इस्तेमाल कर रहे हैं 2024 में? विश्वास पाठक। विश्वास पाठक, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विजय सरदाना, मैं आपके पास अगर आऊं तो गरीब घटे या फिर ये तरकीब है गरीब घटाने की और वोट ले लेने की? पहले आप सबको मेरा प्रणाम, पैनलिस्ट और दर्शकों को प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है भारत की आर्थिक स्थिति और गरीबों की, निश्चित रूप से जब कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, जब मनी रोटेट करता है तो डेफिनेटली वैल्यू एडिशन भी होता है, रेवेन्यू जनरेशन भी होता है, लोगों को एंगेजमेंट भी मिलता है। और जब आपका जो जीडीपी है वो बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसको मैनेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए आपको लोग चाहिए होते। तो अगर देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, फैक्ट्री यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, रिटेल में अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम में अगर सुधार हो रहा है, तो ये सारे पैरामीटर, ये तो आप मानोगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो रोजगार पैदा कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना लोगों के ये सब का चलेगा। तो डेफिनेटली बेरोजगारी में कमी आई है। अब कितनी आई है वो एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है। क्या वो एज पर एक्सपेक्टेशन है, कम है, ज्यादा है, हम इसको अलग अलग एंगल से डिबेट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन विजय जी, मैं ये पूछूं अगर आपसे, मेरी समझ थोड़ी और बेहतर होगी कि अगर गरीब घट गए और सिर्फ 15 करोड़ गरीब रह गए, तो फिर आरबीआई, ये जो डेटा जारी करता है देश का सबसे बड़ा बैंक, कि पिछले 50 साल में आम आदमी के पास इस समय हाउस होल्ड सेविंग सबसे कम है, गर्त में है हाउस होल्ड सेविंग, लोगों की जेब में पैसा है नहीं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 15 करोड़ गरीब रह गए हैं, इस आंकड़े को कैसे कैलकुलेट किया? अगर ये सिर्फ एक्स्ट्रापोलेशन है किसी डेटा का, तो मुझे लगता है कि इसको रीवेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए किसी भी एक्स्ट्रापोलेशन को। ये 11.28 कह रहा है ना, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि गरीब बचे 11.28%। तो 140 करोड़ का 11.28% अगर जोड़ें तो सिर्फ मोटा मोटी 15 करोड़ आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वही आपसे कह रहा हूं। अगर नीति आयोग ने पुराने किसी 4 पैरामीटर को एक अगर मैं ये कहूं कि रिग्रेशन इक्वेशन में डाल के या किसी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले में डाल के बोल दिया कि अब 11% रह गए, तो मुझे लगता है कि उसको क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। क्रॉस वेरीफाई, जी, क्यों जो जैसे क्या बोलते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा डेंजर खेल क्या होता है? यू मे ट्रस्ट बट यू हैव टू वेरीफाई। तो आपके इस बयान से क्या मैं ये मतलब निकालूं विजय जी कि ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, इट नीड्स टू बी वेरीफाई? यस, इट हैज टू बी वेरीफाइड विद अदर डेटा। जैसे आरबीआई ने आंकड़ा निकाला है। अब आरबीआई का ये कहना है कि सेविंग बहुत कम रह गई है पर कैपिटा बेसिस पे। डेफिनेटली एक तो हमारा परचेजिंग बिहेवियर बदला है, सेविंग बिहेवियर बदला है हिंदुस्तान में। हम वो जमाना गया जब हम लोग अपनी तनख्वाह को बचा के फिर सोचते थे बुढ़ापे में काम आएगा। आज का युवा सोचता है कि यार जो मिल रहा है खा लो, बाद में किसने देखा, किसको क्या करना, जब होगा तब देखी जाएगी। ठीक है विजय सरदाना, मैं छोटा सा इंटरवीन कर रही हूं आपको और वापस लौटूंगी इसी सवाल पर, क्योंकि जिस पॉइंट पर आपने छोड़ा कि नीति आयोग की रिपोर्ट जिसके मुताबिक 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, इट नीड्स टू बी वेरीफाइड, इट नीड्स टू बी क्रॉस चेक्ड।
विश्वास पाठक, गरीब वाकई घटे हैं या ये सिर्फ आंकड़ों की तरकीब है, चुनावी वो भी? देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट अगर किसी को वेरीफाई करना है तो जरूर वेरीफाई करे और उसमें संशोधन करके अगर दुरुस्ती करनी तो उसको स्वीकार करेंगे। कहना ऐसा है, देखिए, इसके पहले कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया आ गए और उसके बाद में क्या हो गया हमने देखा था। स्वयं राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर हम 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए मिलते हैं। अभी मोदी जी आने के बाद में क्या हो गया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अगर 100 रुपए भेजते तो 100 रुपए ही मिलते हैं। मुद्दा नंबर 1। ठीक है। उसके बाद में घर घर में हमने शौचालय बनाए हैं। 300 यूनिट तक सोलर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी फ्री देना चाहते हैं। रास्ते दिया है, घर से नल दिया है और अनाज भी दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, सोशल सिक्योरिटी दी है, अपना ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है। ऐसे अनेक प्रकार के लाभ हमने लोगों को दिए हैं। अब 2 प्रकार होते हैं, या तो पूरा धनराशि में लोगों को पैसा दो या फिर पैसे के साथ साथ में उनको बेनिफिट भी दो। अगर ये बेनिफिट मुझे मिलते हैं तो मैं तो गरीबी में से बाहर आने वाला हूं। हो सकता है कि मैं अगर सरकार से पैसे लेके मैं शौचालय बनाऊं, नल बनाऊं, बिजली लेकर आऊं, तो उसमें मुझे खर्चा आने वाला है। अगर तो वो मुझे सरकार दे रही है, 10 साल पहले विश्वास पाठक, प्रकार से प्रयास से हम गरीबी से बाहर आ रहे हैं। 10 साल पहले बीजेपी ने कहा बहुत हुई गरीबी की मार। 10 साल आपको मिल गए स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड जनादेश के साथ, और 10 साल बाद भी 2024 आते ही फिर गरीबी का जिन्न बाहर। हम गरीबी के लिए लड़ेंगे, हम गरीब के लिए लड़ेंगे। तो गरीब फिर साक्षात आकर खड़ा हो गया ना चुनावी मंच गरीबी पर। रेशा क्या होती है? नहीं, देखिए, हमारी गरीबी की और उनकी प्रगति करने की जो हमारी मनीषा है, हम कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे। इसलिए ये तो निरंतर प्रक्रिया है ना। एक बार गरीबी से हट गया इसलिए उसको छोड़ दो, ऐसे हो नहीं सकता है। आज कैटेगरी 4 का आदमी कैटेगरी 3 में जाना चाहता है, 3 का आदमी 2 में जाना चाहता है। तो ये प्रोग्रेस, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस जो है, डेवलपमेंट है, इसका लाभ मिलने वाला है। अब नीति आयोग ने जो कहा और आपने कहा कि अभी 140 करोड़ में से 15 करोड़ गरीबी रेशा में है, अब उनको भी तो बाहर लाना है। नहीं, मैं तो ये भी नहीं मान रही हूँ विश्वास पाठक, मैं तो ये नहीं मान रही हूँ। ये आंकड़े जो आपने नीति आयोग के जरिए सामने रख दिए और पहले के आंकड़े जो होते थे उसके हिसाब से तय होता था गरीब कौन है, कि उसने कमाया कितना और उसने खर्च कितना किया। वो 8 साल से सर्वे कराया ही नहीं आपने। तो ये आंकड़े किस हिसाब से जारी कर दिए कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए? देखिए, ये सवाल आप नीति आयोग से पूछ सकते हैं और जो भाई साहब ने कहा स्क्रूटिनी हम कर सकते हैं। नहीं, मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी विश्वास जी, क्या है? क्योंकि क्लेम आप कर रहे हैं, दावा तो आप कर रहे हैं भाई, दावा तो आप कर रहे हैं। आज भी बक्सर से दावा किया प्रधानमंत्री ने, 25 करोड़ लोग बाहर निकाल दिए। 25 करोड़ जरूर बाहर निकले हैं, वो जमीनी दिख रहा है, इसलिए तो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लाभ लोगों को मिला है, देखो हमारी वोट बैंक क्या है, हमारी वोट बैंक है लाभार्थी। जिस किसको सड़क मिला है, पानी मिला है, बिजली मिली है, इंश्योरेंस मिला है, मकान मिला है, वो गरीबी रेखा की तो बाहर आई है और वही हमारी वोट बैंक है, उसी के बारे में हम कह रहे हैं। तो आपको भी अपने आंकड़ों पे भरोसा नहीं ना विश्वास पाठक? फिर मैं ये मानूं कि 25 करोड़ का आंकड़ा फर्जी है? पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। तो मुझे बताइए कि आंकड़ा कहां से आए? अगर 8 साल में वो सर्वे ही नहीं हुआ जिसके आधार पर आपको गरीब तय करने थे देश में, तो कहां से आंकड़े आ गए फिर? ये पूरा सर्वे हो गया है, नीति आयोग ने भी दिया है, इंटरनेशनल एजेंसी ने भी उसको सर्टिफाई किया है। आज 1,50,000 पर कैपिटा हमारा यह है, इनकम है। 2014 के पहले कितना था? बेसिकली ये सब चीजें आप देखते हो तो जाएगा, पर बता देती हूँ क्या हो रहा है। एक सेकेंड विश्वास पाठक, हालांकि आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 8 साल में जिस सर्वे का मैं जिक्र कर रही हूं, उपभोग व्यय सर्वेक्षण, वो नहीं कराया आपने। और आप यूपीए का जिक्र कर रहे हैं। यूपीए के समय पर कैपिटा इनकम बढ़ी 145%, 145, और आपके समय पर कैपिटा इनकम बढ़ी 67%, आधी। आप कह रहे हैं आपने गरीबों का कल्याण कर दिया। देखिए, पर कैपिटा इनकम
गरीबी का कल्याण जरूर हुआ है, गरीबों तक लाभ पहुंचा है या नहीं पता है? आप बताइए गिरिमा सिंह जी, आपको सड़क, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, मकान दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? और जब ये लोग गरीबों को लाभ मिलता है तो वो गरीबी की रेखा से बाहर आता है वो। अब रही बात 25 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़, वो डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन जमीनी तौर पे लोगों को बेनिफिट मिला है, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो विश्वास पाठक, अगर सारे जो आंकड़ा, चलिए मैं ना चाहते हुए भी आपके आंकड़े को सच मान लेती हूं, तो अगर 15 करोड़ रह गए 11.28% के मुताबिक, तो आप 81 करोड़ लोगों को ये मुफ्त की लत क्यों लगा रहे हैं भाई, जब वो गरीब है ही नहीं? देखिए 81 लाख करोड़ को जो हम फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसीलिए लोग गरीबी से बाहर आए हैं। देखो, लोगों को बेनिफिट देने के 2-4 प्रकार होते हैं। आप धनराशि डायरेक्ट दे सकते हो, आप उनको फ्री में मकान दे सकते हो, सस्ते में मकान दे सकते हो, उनको अनाज दे सकते हो, उनको बिजली दे सकते हो। जब ये हर प्रकार के हम बेनिफिट्स देते हैं, उसके बाद में लोग अपनी गरीबी रेखा के बाहर आते हैं। ठीक है, हाँ। इसलिए आपका जो लॉजिक है 15 करोड़ और 81 करोड़ का, वो कोई बराबर नहीं है वो। अरे विश्वास जी, यही तो पूछ रही हूँ, गरीबी रेखा से बाहर आ गए उन बेनिफिट को अवेल करने के बाद, गरीबी रेखा से बाहर आ गए, देन व्हाई आप उनको वो जो गरीबों को मिलने वाला सब्सिडाइज्ड अनाज है, आप क्यों दे रहे हैं फ्री में राशन? तो चुनावी एजेंडे पे काम कर रहे हैं ना आप। हम वही कह रहे हैं कि सब्सिडाइज अनाज और जो जो बेनिफिट हमें देना जरूरी है वो दे रहे हैं। देखिए, गरीबी की क्या एक मिनिमम रेखा है, इसके बाद में क्या उनकी तरफ ख्याल देना बंद कर देना चाहिए क्या? अगर हम कुछ बेनिफिट उनको दे रहे हैं तो उनको भी उनका जीवन मान बढ़ते रहना चाहिए। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव स्टेप, और उसी के तहत हम कर रहे हैं। संतोष मेहरोत्रा, मिलते रहना चाहिए 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज, खैरात कहिए क्या कहिए इसे, क्यों मिले 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं, या मिलना चाहिए? संतोष मेहरोत्रा, गरीब रह गए घटकर 15 करोड़। जी, तो फिर 80 करोड़ को क्यों दिया जा रहा है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। तो पहली चीज, विश्वास पाठक जी की तरफ से मैं ये इतना तो कह ही दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी के लिए जो सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, घर की सुविधा, पीएम किसान इत्यादि, इन सब की का इंतजाम इस सरकार ने किया है। तो जो किया है उसका तो उसको श्रेय मिलना चाहिए, पहली बात। और उसी के आधार पे ये एमपीआई की बात कर रहे हैं, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। बल्कि ये आपका जो मूल सवाल था कि ये क्या तरकीब है, अब मैं उस मूल सवाल पे आ जाता हूं। 25 करोड़ की हकीकत, 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले, इसकी हकीकत मैं बता देता हूं। वो उसमें जो आयाम डाले गए हैं, यानी कि हेल्थ के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं, जो एजुकेशन के अंदर जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो सरकार ने अपनी सुविधा से, अपनी सुविधा से उनको अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बदल करके उन मानकों को डाल दिया है, जिसमें उन्होंने, सरकार ने कुछ सफलता प्राप्त की है। आपने वैसे ही, पहली बात। दूसरी बात, मतलब वो जो ओरिजिनल 10 थे उनमें भी बदलाव किया गया है, और उसके अतिरिक्त 2 और ठूस दिए गए हैं। हाँ, 2 जोड़ दिए गए, जनधन खाते जोड़ दिए गए और मदर हेल्थ जोड़ दिया गया। जी। हाँ। तो वो क्यों जोड़ा गया? एक तरफ तो ये हो रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो हमारे देश में 70 साल से एक मापदंड रहा है गरीबी को मापने का, वो सर्वे आपने 12 साल में, 10 साल में कराया नहीं, वो अब कराया है। तो उसके आधार पे हमारे सीईओ साहब जो नीति आयोग के हैं, वो उस पे भी वो कह रहे हैं कि वो 5% हो गया। किस आधार पे कह रहे हैं भगवान जाने, मगर मैं वापस आ जाता हूं। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। जी, तो मैं वापस आ जाता हूं। 27 रुपए का गणित है। हाँ, तो देखिए, पहली बात तो ये है कि स्वास्थ्य की जो आयाम है, आपने बहुत सही बात करी कि अब वहां तरकीबें इस्तेमाल की गई हैं। उदाहरण के लिए,
कोविड के दौरान हमको यह समझाया गया कि 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हेल्थ स्कॉलर्स थे वो इस अनुमान पे पहुंचे कि 4.5 नहीं 45 लाख लोगों की डेथ हुई है। और उसी को आखिर में जाकर के WHO ने माना है, उसी को आखिर में WHO ने माना है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है वो हमारे देश में हुई है। पहली बात तो उसका क्या कोई असर नहीं हुआ? उसको क्या आंकड़ों में जोड़ा जा रहा है? नहीं जोड़ा जा रहा है, जाहिर है नहीं जोड़ा जा रहा है। और जो लोग आज भी उन बीमारियों से ग्रसित हैं उनका कोई नहीं जोड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे कैसे संभव है कि भाई इतने लोग गरीबी से ऊपर आ गए जब इस सरकार ने हेल्थ एक्सपेंडिचर टू जीडीपी का जो अनुपात है, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, कहां ये जो आई थी सरकार तो 1.1% ऑफ जीडीपी था, वो आज की तारीख में 1.3% ऑफ जीडीपी है केवल। जबकि वो दावा कर रही थी 2017 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई थी ये सरकार, उसने कहा था कि हम 2.5% ले जाएंगे, उसके आस पास भी नहीं है। इसके बावजूद कि तो अगर इतना कम खर्च हो रहा है तो ये फिर इतना जबरदस्त आपको सफलता कैसे प्राप्त हो रही है? दूसरी ये बताइए ना संतोष, प्रोफेसर संतोष, तो सवाल उठता है ना, ये तरकीब हो रही है ना। सिर्फ दूसरी बात सुनती जाइए तो अब ये तरकीबें आपको और समझ में आएंगी। एजुकेशन पे सुन लीजिए, आपने बहुत बजा फरमाया कि 2 साल बच्चे स्कूल नहीं गए और उनकी लर्निंग लेवल्स वैसे ही कमजोर थे, और जो 2 साल कमजोर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कमजोरी और कितनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, इसी एजुकेशन के सेक्टर में जब ये सरकार आई थी तब एजुकेशन का एक्सपेंडिचर राज्य और केंद्र मिलाकर के 4% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, वो घट करके 2.9% हो गया। यानी कि इन्होंने एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते करते एक तरफ उसकी चर्चा करते रहते हैं मगर और नेशनल हेल्थ पॉलिसी की चर्चा करते रहते हैं, असलियत में एक्सपेंडिचर घटा दिया। अच्छा भाई, एक्सपेंडिचर घटा दिया, बच्चे स्कूल नहीं गए, तो ये एजुकेशन आउटकम्स कितने बढ़िया, इतने एकदम से कैसे हो गए 5 साल के अंदर? यही तो पूछ रही हूं मैं आपसे प्रोफेसर संतोष। अरे भगवान जाने, तरकीबें हैं, इंडिकेटर है, हेल्थ है और एजुकेशन है। मैं अगर ये लोग समझा पाते, फिर भी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। गरिमा जी, मैं 3 लेख इस विषय पे लिख चुका था। 2 डेक्कन हेरल्ड में लोग पढ़ सकते हैं, एक वायर में, और आज एक पीस इसी मुद्दे पर आज आया है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, जाकर के 2 पेज का देख सकते हैं। अब तीसरी बात पे आ जाता हूं। दत्तात्रेय होसबोले जी की आपने याद अच्छी दिलाई, बहुत अच्छी दिलाई। वो समझते हैं कि हमारे देश में विषमताएं भयंकर रूप से बढ़ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो अभी स्टडी निकली है सिर्फ 10 रोज पहले, तो उसके आंकड़े बता देता हूं, तो इतनी विषमता बढ़ गई हमारे देश में। विषमता का स्तर धन की विषमता में और आमदनी की विषमता में वो विषमता का स्तर है जो 70 साल से पहले यानी कि ब्रिटिश राज में था। आंकड़े कुछ गिना देता हूं कि टॉप 1% जो हमारे देश की जनता है उसकी आमदनी 23% है, और अगर टॉप 10% को ले लीजिए तो वो उसकी आमदनी पहुंच जाती 40%। और अगर धन की बात करें तो टॉप 10% का शेयर जो धन में है, वेल्थ में है, वो 45% है। और अब आप सोच लीजिए, अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी भयंकर, तो फिर दत्तात्रेय जी होसबोले को दिख रहा था, इन लोगों को नहीं दिखता है, सरकार को नहीं दिखता है। तो सर, क्या मैं अगर आपकी बातों का कंक्लूजन ये निकाल लूं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, नारेबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाला आंकड़ा है, तो मैं गलत कह रही हूं या दुरुस्त कह रही हूं? अरे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। आपने आरबीआई की सेविंग्स रेट की बात बता दी, बिल्कुल 24% हुआ करती थी जब ये सरकार आई थी। हाउस होल्ड सेविंग्स गिर करके 20% से कम हो गई है। और कहा आरबीआई ने कि 50 सालों की सबसे कम है, लोएस्ट है। तो विश्वास पाठक, सबसे पहले तो मुझे एक चीज और कह दूं। नहीं, सुन लीजिए, एक आखिरी बात, क्योंकि ये बार बार हमको ये जताया जाता है कि वोट तो हमको मिल रहा है भाई, वोट तो हमको मिल रहा है। अरे भाई, आपको 14 में मिल गया, 19 में मिल गया, आप भूल क्यों जाते हैं कि इस 10 साल में आधे राज्य के इलेक्शंस आप हारे हैं और आधे इलेक्शंस आप जीते हैं। और आज अगर आपकी सरकारें हैं,
8-10 प्रदेशों में, तो आपने 10 प्रदेशों की सरकारों को गिराया है। नहीं, और उसके अच्छा, अलावा 3 एक और बता दीजिए, ये जो 81 आपने कहा कि सरकारें हैं भी और सरकारें नहीं भी, इसमें 81 करोड़ 35 लाख जो लाभार्थी हैं उनका भी तो बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा भाई, जाहिर है। उसके अतिरिक्त आप ये ध्यान रखिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हाँ। अब आप ये देखिए कि युवा बेरोजगारी 44%, 20 से 24 साल की उम्र के। हाँ। ठीक है प्रोफेसर संतोष, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ नहीं रही। ठीक है, मैं लौटूंगी दोबारा अगर समय रहा तो। विश्वास पाठक, 25 करोड़ का आंकड़ा स्टैंड बाय करते हैं आप इस आंकड़े पर, या विड्रॉ करेंगे इस आंकड़े को? 25 करोड़ का जो आंकड़ा है कि गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, सब पॉलिटिकल गिमिक है, सब नारेबाजी है, चुनावी नारेबाजी। आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, मानो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरफ से लड़खड़ा गई है। मुझे बताइए कि दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था में से 3 अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ में है, तब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 8% के ऊपर चल रही है। हमारी अर्थनीति बढ़ रही है। आज जीएसटी का कलेक्शन लगभग 2 लाख करोड़ प्रति माह की और बढ़ रहा है। कोई जीएसटी ऐसे पे करता है क्या? उलझाइए मत विश्वास जी, तभी जीएसटी पे करता है। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ। जहां तक 25 करोड़ का सवाल है, वो नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीति आयोग ने उसको सर्टिफाई किया है। नहीं, मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। 25 करोड़ नीति आयोग की रिपोर्ट ने कह दिया, गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए, सारे स्टैंडर्ड आपने एमपीआई के बदल दिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के सारे आपने पैरामीटर्स बदलकर नीति आयोग की रिपोर्ट छपवा दी। देखिए, आप लोग इतना सिलेक्टिव बात करते हो, जैसे ये स्टैंडर्ड्स हमने बदल दिए, इसके पहले जीडीपी का कैलकुलेशन हमने बदल दिया। मुझे बताओ, हमने बदले या ना बदले, अल्टीमेटली जो एक्चुअल कैलकुलेशंस होते हैं, जीडीपी की ग्रोथ होती है, टैक्स कलेक्शन होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, रास्ते बन रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं देता क्या? क्यों आप सिलेक्टिवली कोई एक चीज निकाल के उसको डिबेट करते हो? आप ही लोगों ने जीडीपी का जो कैलकुलेशन की पद्धति बदल दी थी, तब काफी चिल्लाया था, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इसके पहले 3 बार वो बदल गई थी, और समय समय पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कैलकुलेशन बदलते रहते हैं। मैं नहीं बदल रही हूँ विश्वास पाठक, एक सेकंड, मैं फिर से रोक रही हूँ आपको। अगर दत्तात्रेय होसबोले, संघ के नंबर 2 पोजीशन होल्डर, इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि गरीबी बड़ा राक्षस है, 43 करोड़ लोग देश के 375 रुपए से कम कमाते हैं, तो ये मैं नहीं कह रही, ना आरबीआई कह रहा है, ना नीति आयोग कह रहा है, ये तो दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि देश अमीर है, लोग गरीब हैं। होसबोले का हम नितिन गडकरी ने भी कहा देश अमीर है, लोग गरीब हैं। दोनों ने भी एकदम सही कहा। हाँ, दोनों ने एकदम सही किया। बात ऐसी है, मोदी जी क्या प्रयास कर रहे हैं? मोदी जी यही प्रयास कर रहे हैं, कैपिटलिज्म में अमीर अमीर होता है, ओपन इकोनॉमी होती है, कंपटीशन होती है, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उनका जो एक्सपर्टीज है उसको डाइवर्ट करके, रेगुलेट करके उसको गरीबों को लाभ कैसा मिले, ये हमारा प्रयास होता है। तो अभी भी 10 साल बाद आप प्रयास कर रहे हैं ना विश्वास पाठक? चलिए ठीक है, जवाब मेरे पास है। ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू 10 साल बाद भी बीजेपी प्रयास कर रही है। चरण सिंह सप्रा, मैं ये क्यों ना पूछूं आपसे कि हमें जब गरीब की चिंता 2024 में हो रही है कांग्रेस पार्टी को, तो 2013 तक सफर क्यों करना पड़ा फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने में? यानी कि गरीब देश का भूखा ना सोए, इसके लिए आपको कितना बरस लग गया? 77 में से 10 घटा दीजिए, 67 साल लग गए आपको, 67 इयर्स। देखिए गरिमा जी, सर्वप्रथम आपको बताऊं कि सरकारें जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और देश की तरक्की भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर उसमें हमने 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, तो क्या आपका ये कहना है कि 2013 में नहीं लाना चाहिए था, अभी आज लाना चाहिए था? खैर, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। आज जो आपके इस 35 मिनट की डिबेट में मुझे समझ में आया है कि आर्थिक विषमता जो है वो बहुत बड़े स्तर पर है इस देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर उत्तर नहीं देना चाहती है। आपने अभी सारी कैलकुलेशन बता दी, दोनों विशेषज्ञ सरडाना साहब ने और मेरे ख्याल से प्रोफेसर संतोष साहब ने भी बताया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसमें किस तरह से
आंकड़ों की जगलरी हुई है, किस तरह से स्वास्थ्य और एजुकेशन के जो आंकड़े हैं उसके साथ में खेल खेल करके सरकार ने आंकड़े दिए हैं। यानी ये सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, वो चाहे नीति आयोग है या और जो सारी एजेंसियां, अब मैं उस चक्कर में नहीं जाना चाहूंगा, ईडी, आईटी, सीबीआई में, ये नीति आयोग भी सरकार की सहूलियत के हिसाब से अगर काम करेगी तो इस देश का बट्ठा बैठना नक्की हो जाता है। आपके समय पर भी नीति आयोग सहूलियत से ही काम कर रहा था क्या चरण सिंह सप्रा? मोंटेक सिंह एलूवालिया तो कह रहे थे कि 33 रुपए और 27 रुपए का गणित है, गांव में 27 रुपए और शहरों में 33 रुपए कमाने वाला गरीब है ही नहीं, खर्च करने वाला, माफ कीजिए। नहीं तो आपने ये भी तो सच्चाई है, ये भी तो सच्चाई है ना कि हमारे समय में पर कैपिटा इनकम 145% बढ़ी है और अभी इनके 10 साल के दौरान 67% बढ़ी है। तो खैर उसमें भी हम नहीं जाते, लेकिन आज मूल चीज ये है कि इस देश के साथ में ये सरकार जो है बार बार धोखा कर रही है, झूठे वादे कर रही है। आज लोग क्या पूछ रहे हैं? महंगाई का 2 जवाब, मेरे विकास का 2 हिसाब, बेरोजगारी का 2 जवाब, मेरे विकास का 2 हिसाब। ये जनता क्यों सवाल पूछ रही है? जब आपने कहा था अच्छे दिन लाने की बात की थी, तो अच्छे दिन की दुहाई देने वालों के सत्ता में आज महंगी रसोई, महंगी दवाई, महंगी पढ़ाई, सब कुछ तो महंगा हो गया ना। आज हंगर इंडेक्स अगर हम देखें, 125 देशों में से हम 111वें पायदान पर हैं। घरेलू बचत की अभी इतनी बात हुई है, घरेलू बचत जो है वो 50 वर्षों में इतनी कम नहीं हुई जितनी आज घरेलू बचत कम हुई है। लोग घरेलू बचत नहीं कर पा रहे हैं। ये आरबीआई के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। गरीब है ना लोग, चरण सिंह सप्रा, लोग गरीब हैं, परेशान हैं। बिल्कुल, लोग गरीब है, परेशान है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि गरीबी हट गई है और 82 करोड़ या 81 करोड़ कुछ लाख लोगों को ये मुफ्त राशन भी दे रहे हैं। तो जब आप मुफ्त राशन दे रहे हो, हंगर इंडेक्स में 111वें पायदान पर हो, घरेलू बचत हो नहीं रही है, लोगों की आमदनी 54 है और खर्च 1 रुपया है, और फिर तो भी फिर किस तरह से ये गरीबी इस देश के अंदर कम हो रही है? यानी आप जुमलों से वो फिर भी कांग्रेस को वोट देने को तैयार नहीं। क्या कह रहे? नहीं, कांग्रेस को वोट, ये पिछली बातें छोड़ दीजिए। आज जब लोगों की जेब से 100 रुपया पेट्रोल का जाता है या 95 रुपए 92 रुपए डीजल के जाते हैं, तो लोगों को दर्द हो रहा है। जब जीवन आवश्यक वस्तुएं, आटा, चावल, दाल, हुआ ना लिटमस खाने का तेल, गैस, सप्रा, ये तमाम सारी चीजें जब महंगी हुई है तो लोगों के जेब कट रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है। और जिस तरह से इन्होंने अभी जिक्र किया हवाई चप्पल और हवाई जहाज की, इन्होंने बात की, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक सब पर जीएसटी लगा दिया इन्होंने। सब चीजें महंगी हो गई है। जब महंगाई का हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। आईएलओ कह रहा है कि जो बेरोजगार लोग हैं उसमें से 82% लोग जो है वो युवा है। ठीक बात है, लेकिन देश के जो सीएमआई है वो खुद कह रही है कि 65 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार नजर आ रहे हैं, उसमें युवा है अधिकतर। मैं कह दूं आपको, इन सारे आंकड़ों का इस्तेमाल, इन सारे आंकड़ों का लिटमस टेस्ट आप कर चुके हैं। तब आपने कहा पेट्रोल डीजल, तब आपने कहा रसोई गैस, तब आपने कहा महंगाई, तब आपने कहा बेरोजगारी। अपने घोषणा पत्रों में आपने जनता के सामने रख दिया, आपको खारिज किया लोगों ने। सुनील सिंह साजन, अब मैं आपके पास अगर आऊं तो उत्तर प्रदेश, और दावा ये है कि 15 करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश के जिन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है। नड्डा साहब ने अभी दावा किया कल परसों ही रामपुर में, और सबसे ज्यादा गरीब भी उत्तर प्रदेश से बाहर निकले 6 करोड़। तो ये रेड फ्लैग है क्या आपके लिए? देखिए गरिमा जी, आपकी पूरी डिबेट में आपने जो प्रस्तावना में बात रखी वो पूरे देश की आंखें खुल गईं। उसके बाद आपने 2 अर्थशास्त्रियों को मौका दिया। प्रोफेसर संतोष जी ने जो बातें रखी हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई होंगी। और जिस तरीके से मैं बीजेपी के प्रवक्ता को भटका और परेशान और दिशाहीन महसूस कर रहा था, ये सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी भटकाव के दौर पर है। ये लोग जादुई आंकड़े लेकर के आते हैं, ये शब्दों के सौदागर हैं, या आप कहिए कि शब्दों के जादूगर हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी
जब देश में सबसे ज्यादा महंगाई हो, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, तब भी कह रहे हैं ये अमृत काल है। और आंकड़े, नीति आयोग कुछ कहता है, आरबीआई कुछ कह रहा है, कांग्रेस के जमाने में जो कमेटी, तेंदुलकर कमेटी बनी थी, उसके आंकड़े कुछ हैं, राशन देने के आंकड़े कुछ हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। और मैं एक बात साफ करूंगा, हालांकि हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं पार्टी के, लेकिन अगर मैं आपकी इस कार्यक्रम में जब बहस केवल गरीबी पर हो रही है, कौन कितना निकला, कौन कितना गया, तो मैं केवल एक बात कहूंगा कि इस देश में चुनाव जीतना और हारना, हाँ, उससे गरीब से और देश की तरक्की और उससे न जोड़ा जाए। नहीं तो सुनील सिंह साजन, ये तो मानेंगे आप कि अगर बीजेपी ने गरीब के लिए कुछ नहीं किया, कई कारण होते हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं, अगर बीजेपी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की, तो कांग्रेस ने भी यही किया क्या? नहीं गरिमा जी, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम 10 साल बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अब हम गरीब के लिए काम करेंगे। तो इसका मतलब 10 साल हम लोग कह रहे थे कि ये जिनके लिए काम कर रहे हैं, कुछ अपने मित्र उद्योगपतियों के लिए, उसी में 10 साल चले गए हैं। इसीलिए नीति आयोग, इसीलिए उनके पैरामीटर, इसीलिए उनके सारे आंकड़े बदल करके आपके सामने, देश के सामने वो आंकड़े रख रहे हैं। लेकिन सुनील, मैं ये भी तो कहूंगी, जनता भरोसा कर रही है ना उन आंकड़ों पर। विपक्ष अपने आंकड़े पहुंचा नहीं पा रहा है, जनता उन आंकड़ों पर भरोसा करती है, वोट देती है, नीला निशान लगवाकर घर आ जाती है। आपके इस कार्यक्रम में दावे के साथ कह सकता हूं, 10 साल इस देश की जनता ने भरोसा किया है, लेकिन अब देश की जनता भरोसा नहीं कर रही, न किसान कर रहा, न बेरोजगार कर रहा, न पिछड़ा कर रहा, न दलित कर रहा, नहीं कर रही है भरोसा। विजय जी, और इसका परिणाम देखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं हम 400 पार जा रहे हैं, और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये 200 पार भी नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है सुनील सिंह साजन, विजय त्रिवेदी, जो सुनील जी दावा कर रहे हैं सब कुछ गरीबी पर आर पार, गरीब करेगा इस बार आर पार, या गरीब एक 5 किलो अनाज का थैला लेकर बैठा हुआ है, उसे पता है कहां वोट देना है, क्या करना है। गरिमा जी, मिर्जा गालिब साहब का एक शेर मुझे याद आया कुछ तो लाइट हो डिबेट में। हाँ, जी। कि उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो आपने अपने अपने इंडिकेटर बनाए कि मैंने आपको देखा और हंस गया, रौनक आ गई तो आपने कहा ये तो ठीक ठाक ही है। तो ऐसे ही इंडिकेटर हमने बनाए कि भाई इस इंडिकेटर पर ठीक है तो ये गरीबी कम हो रही है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है जो प्रोफेसर मेहरोत्रा भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, और ये अपने हिसाब से बना लिया, अपने हिसाब से बना, और ये सब सरकारें उसी हिसाब से कर रही होती हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण है गरीब का रहना चुनाव जीतने के लिए। हाँ, गरीब खत्म हो गया तो वोट, गरीब खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा काम। इसलिए आप गरीबी को हटा भी रहे हैं, लेकिन गरीबों को बनाए रख रहे हैं। आप 25 करोड़ गरीबों को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। आप 12 करोड़ लोगों को शौचालय बनाते हैं। 12 करोड़ लोगों का शौचालय का मतलब एक परिवार के लिए एक शौचालय मान लें तो 50 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो 50 करोड़ लोग गरीब होंगे ना, जिनके पास शौचालय नहीं है। क्या जिनके पास शौचालय नहीं है उन्हें आप गरीब नहीं मान रहे? तो इसका मतलब यह है कि सबसे जरूरी काम है कि गरीब बनाए रखें। तो ये सापरा साहब ने ये मौका नरेंद्र मोदी जी को बढ़ा दिया। 40 साल तक उन्होंने 71 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 71 में, और 2014 में नरेंद्र मोदी उसी पर जीत गए। अगर 40 साल 45 साल 10 साल बाद भी जीत रहे हैं क्या विजय जी? ये तो अब आगे बताएंगे। नहीं, गरीबी मैं कह रहा हूँ, गरीब क्या कहता है? मुझे लगता है क्योंकि गरीबी पर बहुत सारी बातें हुई, सब लोगों ने चर्चा की। गरीबी पर सरकार ने योजनाएं भी बहुत सारी चलाई। उज्ज्वला योजना का आपने जिक्र किया, शौचालय स्वच्छ योजना की बात हुई, अनाज की बात हुई, हेल्थ की बात हुई, सारी इंश्योरेंस की बात हुई, तमाम तरीके की योजनाएं हो रही हैं। और जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी क्या है? लाभार्थी गरीबी तो है ना। लाभार्थी कौन होता है? जिसके पास नहीं है। यही तो पूछ रही हूं मैं आपसे कि ये 5 किलो का थैला लेकर वोट दे रहा है ना गरीब, मेरे ख्याल से देगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन नतीजे बताएंगे अब, या तो सापरा साहब और साजन साहब बताएंगे कि यदि चुनाव के नतीजे विश्वास जी के पक्ष में हुए तो क्या वो मान लेंगे कि गरीबी खत्म हो गई? गरीबी खत्म, और गरीब खड़ा है। हार जाते हैं साथ में,
यदि सरकार नहीं आती है तो विश्वास जी मानेंगे कि उनको आंकड़ों को फिर से ठीक करना है। लेकिन जरूरी है कि गरीब बने रहें, उनको गरीबों को बनाए भी रखना है और गरीबों को बताना कि देखिए हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है विजय सरदाना, ठीक है विजय सरदाना, सर समझा दीजिए मुझे, गरीब का बने रहना पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए, और सिर्फ डिस्कोर्स के लिए नहीं, पॉलिटिकल विनिंग के लिए भी जरूरी है क्या? पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए भी गरीब जिंदा रहेंगे जरूरी है, और इसीलिए सारी बाजीगरी और ये सारी तिकड़ा में बढ़ाई जाती है, और गरीब बेचारा 5 किलो का थैला लेकर अपने मस्त होकर जाता है, नीली स्याही का निशान लगवाकर घर आ जाता है, उसे नहीं मतलब किसी और वेलफेयर से। देखिए, पॉलिटिक्स ब्रीड्स एंड थ्राइव्स ऑन सोशल क्राइसिस। आप इस बात को, समाज जितना दुखी रहेगा राजनीति उतना चमकेगी, ये दोनों का कोरिलेशन। अगर आपको राजनीति चमकानी है तो समाज में और समस्याएं क्रिएट करो, तो आपकी सबकी राजनीति चमकेगी। क्योंकि आप बार बार दुखी आदमी के पास जाके यही बोलोगे ना कि मैं तेरा भला करने आया हूं, तो तभी तो वो वोट देगा। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि ये डिबेट का एक लॉजिकल कंक्लूजन हम देख सके। प्लीज सर कैरी ऑन। देखिए, 2004 के अंदर अगर मैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की बात करता हूं और देश की आबादी की बात करता हूं, जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। उस समय जीएनआई पर कैपिटा था $2660, ठीक है, और देश की आबादी थी करीब 113 करोड़। 2014 में जीएनआई बढ़ के हुआ 5130, मतलब 2470 का इजाफा हुआ, बढ़ा, आबादी हो गई थी 130 करोड़। ठीक है, संक्षेप में बता दीजिए। 2024 में जीएनआई बढ़ के हुआ $9,900, ओके, मतलब 4,770 रुपए का बढ़ोतरी हुई, जो पिछले 10 साल से ज्यादा थी। अब खेल ये है कि एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज वाइज, अगर आपका बेस छोटा है तो परसेंटेज बड़ा दिखता है, लेकिन पिछले 10 साल में 14 से लेकर 24 के बीच में एब्सोल्यूट इनकम उससे पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है, उससे पिछले साल के मुकाबले, और आबादी 144 करोड़ है आज। सर, गरीबी पर आर पार, कभी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में गरीबी पर आर पार होता है क्या विजय सरदाना? बहुत छोटा सा जवाब, हाँ या ना में, सिर्फ हाँ या ना। देखिए, गरीबी में राजनीति पलती है, गरीबी जरूरी है राजनीति के लिए। खैर, तो कुल मिलाकर 2024 का जो भीषण संग्राम है उसमें दावे जरूर हैं कि गरीब कम हुए, 25 करोड़ गरीब निकल गए बीपीएल से, लेकिन वो गरीब हैं, वही है, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अभी हिडन है, फिर कभी किसी और रिपोर्ट में, किसी और आंकड़े में निकल आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में